अब आता है चेंजिंग सोसाइटी, न्यू कास्ट एंड हायरार्कीज, यानी कि बदलती सोसाइटी, यानी कि कास्ट यानी जातियाँ, नई जातियाँ, हायरार्कीज मतलब श्रेणियाँ, ठीक है। एज द इकोनॉमी एंड द नीड्स ऑफ सोसाइटी ग्रो, जैसे जैसे सोसाइटी की ज़रूरतें और इकोनॉमी ग्रो होती गई, पीपल विद न्यू स्किल्स वर रिक्वायर्ड, जो नए नए लोग जो है नई नई स्किल्स के साथ या नई नई योग्यता के साथ रिक्वायर्ड होने लगे, ठीक है। या हम बोल सकते हैं नए हुनर वाले लोगों की क्या हुई, आवश्यकता होने लगी। स्मॉलर कास्ट और जातीज इमर्ज विद इन वर्नास, इमर्ज मतलब उभरना, ठीक है। तो जैसे कि जाति जो वर्ण था, वर्णों के बीच में स्मॉलर कास्ट या जाति जो है इमर्ज होने लगी, उभरने लगी। अब एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, न्यू कास्ट अपीयर्ड अमंग द ब्राह्मणास, यानी जो ब्राह्मण थे, उन एग्जाम्पल के जो ब्राह्मण थे उनमें जो है नई नई कास्ट जो है उभरने लगी। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ many ट्राइब्स एंड सोशल ग्रुप्स वर टेकन इनटू कास्ट बेस्ड सोसाइटीज, है कि दूसरी तरफ क्या हुआ, बहुत सारी ट्राइब्स और सोशल ग्रुप जो है कास्ट बेस्ड सोसाइटी की तरफ गए, ठीक है। यानी कि दूसरी तरफ, पहली तरफ हमने देख लिया नए नए कास्ट इमर्ज हुए और लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से, और क्या हुआ दूसरी तरफ, ऑन द अदर हैंड मतलब दूसरी तरफ, ठीक है, बहुत सारी ट्राइब्स और सोशल ग्रुप्स जो है कास्ट बेस्ड सोसाइटीज में इंक्लूड कर लिए गए, एंड गिवन द स्टेटस ऑफ जातीज, और उनको जातियों का स्टेटस दे दिया गया। स्पेशलाइज्ड आर्टिसंस जैसे कि स्मिथ्स, कारपेंटर्स एंड मैसोन्स वर आल्सो रिकॉग्नाइज्ड एज सेपरेट जातीज बाय ब्राह्मणास। और अब आगे क्या हुआ दोस्तों, जो स्पेशलाइज्ड आर्टिसन थे, जो स्पेशल आर्टिसन थे, यानी कि जिसको बहुत ज़्यादा योग्यता बहुत ज़्यादा थी, यानी कि बहुत कुशल थे किसी चीज़ में, जैसे कि स्मिथ, कारपेंटर, मैसोन्स। स्मिथ मतलब होता है लोहार, कारपेंटर मतलब बढ़ई, जो लकड़ियों कड़ियों का काम करते हैं, मैसोन्स मतलब राजमिस्त्री जो घर वर बनाते हैं, ठीक है। तो स्पेशलाइज्ड आर्टिसन जो थे, जैसे इसकी स्मिथ, कारपेंटर और मैसोन्स, ये जो है ब्राह्मणों के द्वारा सेपरेट जाति जो है रिकॉग्नाइज कर लिए गए, ठीक है, या मान लिया गया, इनकी जाति सेपरेट है ये मान लिया गया, किसके द्वारा, ब्राह्मण लोगों के द्वारा। जाति रेदर देन वर्णा बिकेम द बेसिस फॉर ऑर्गेनाइजिंग सोसाइटी, यानी कि वर्ण के बजाय जाति जो थी समाज के संगठन का क्या बनी, बेसिस बनी या आधार बनी। अमंग द क्षत्रियज न्यू राजपूत क्लैंस बिकेम पावरफुल बाय द 11th एंड 12th सेंचुरीज, क्षत्रियों के बीच में, ठीक है, क्षत्रियों के लिए, तो क्षत्रियों के बीच में नए राजपूत कुल जो है पावरफुल हुए, कब, बाय द 11th एंड 12th सेंचुरी, ठीक है। यानी 11वीं और 12वीं शताब्दी तक जो थे क्षत्रिय जो थे, उनमें नई राजपूत की क्लैंस जो है पावरफुल हुई। क्लैंस मतलब कुल, ठीक है। दे बिलोंग टू डिफरेंट लाइनेजेस सच एज हुनास, चंदेलास, चालुक्यास एंड अदर्स। यहाँ पे लीनेजेस का मतलब होता है वंश की परंपराओं, ठीक है, वंश की जो परंपरा होती है, एक श्रेणी होती है, लीनेज मतलब सेम उसी टाइम में, ठीक है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि डायरेक्ट डिसीजन फ्रॉम एन एंसेस्टर, ठीक है, यानी कि एक कोई एंसेस्टर है, यानी कि एक एंसेस्टर, इसका जो डायरेक्ट डिसेंट, जो डायरेक्ट डिसेंट होगा उसको क्या बोलते हैं, लाइनेजेस, ठीक है। तो दे बिलोंग टू डिफरेंट लाइनेज, वो डिफरेंट जो है वे दूसरी वंश परंपराओं से आते थे, जैसे कि हुन, हुण, चंदेल, चालुक्य या अदर, ठीक है। हम बोल सकते हैं वे हुण, चंदेल, चालुक्य और कुछ दूसरी वंश परंपराओं से आते थे। सम ऑफ दीज टू हैड बीन ट्राइब्स अर्लियर, टू मतलब भी, यहाँ पे मतलब है, इनमें से भी कुछ ऐसे थे जो कि अर्लियर क्या थे, ट्राइब से, जनजाति थी। मैनी ऑफ दीज क्लैंस केम टू बी रिगार्डेड एज राजपूत्स, मैनी ऑफ दीज क्लैंस यानी इनमें से बहुत सारे कुल जो थे बाद में क्या हुए, वो राजपूत मान लिए गए। रिगार्डेड मतलब रिगार्ड कर दिया गया, उनको मान लिया गया, ठीक है। दे ग्रेजुअली रिप्लेस्ड द ओल्डर रूलर्स स्पेशली इन एग्रीकल्चरल एरियाज। यहाँ पे ग्रेजुअली का मतलब, ग्रेजुअली क्या होता है, मतलब धीरे धीरे, ठीक है। ग्रेजुअली वो रिप्लेस कर दिए ओल्डर रूलर्स को, स्पेशली इन एग्रीकल्चरल एरियाज, और स्पेशली किस एरिया में, एग्रीकल्चर के एरिया में वो ओल्डर रूलर्स को रिप्लेस कर दिए। हियर डेवलप्ड सोसाइटी वाज इमर्जिंग एंड रूलर्स यूज्ड देयर विल टू क्रिएट पावरफुल स्टेट्स। यहाँ पे एक डेवलप्ड सोसाइटी जो है इमर्ज हो रही थी, एंड रूलर्स यूज्ड देयर विल टू क्रिएट पावरफुल स्टेट, और जो रूलर्स थे वो अपना धन, जो उनका वेल्थ था दोस्तों, वो यूज कर रहे थे एक पावरफुल स्टेट्स बनाने में, स्टेट बनाने में।
यानी कि एक पावरफुल किंगडम बनाने में। द राइज ऑफ राजपूत क्लैंस टू द पोजिशन ऑफ रूलर सेट एन एग्जाम्पल फॉर द ट्राइबल पीपल टू फॉलो। फॉलो मतलब फॉलो करना या अनुसरण करना, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाले सेंटेंस में क्या बोल रहा है दोस्तों कि जो राइज ऑफ राजपूत क्लैंस था किस पे, पोजीशन ऑफ रूलर्स, यानी जो राजपूत क्लैंस था जो कि रूलर्स की पोजीशन पे पहुंच गया, वो जो है ट्राइबल पीपल को एक एग्जाम्पल फॉलो अनुसरण करने लगे, यानी ठीक है, जो ट्राइबल पीपल थे इसको अनुसरण करने लगे, किसको, कि एक राजपूत जो क्लैंस था पहले वो कहाँ पे राइज होके चला गया, एट ए पोजीशन ऑफ द रूलर्स। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, विद द सपोर्ट ऑफ द ब्राह्मणास, मैनी ट्राइब्स बिकम पार्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम। ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे क्या हुआ, ब्राह्मणों की सपोर्ट से दोस्तों बहुत सारी ट्राइब्स ऐसी थी जो कि कास्ट सिस्टम के क्या हो गए, हिस्सा हो गए, ठीक है। बट ओनली द लीडिंग ट्राइबल फैमिलीज कुड ज्वाइन द रूलिंग क्लास। लीडिंग फैमिली, ट्राइबल फैमिली मतलब जो लीड कर रही थी, ठीक है, या हम बोल सकते हैं कि जो प्रमुख प्रमुख ट्राइबल फैमिलीज थी, ठीक है, मुख्य जो ट्राइबल फैमिली थी। तो यहाँ पे बोलता है कि बट जो प्रमुख ट्राइबल फैमिलीज थी वही जो है रूलिंग क्लास को ज्वाइन कर सकती थी। अ लार्ज मेजोरिटी ज्वाइन द लोअर जातीज ऑफ कास्ट सोसाइटी। इनमें से एक लार्ज मेजोरिटी जो थी क्या, किसको ज्वाइन किया, लोअर जाति को ज्वाइन किया, कास्ट सोसाइटी में लोअर जाति को ज्वाइन कर लिया। यानी कि जो ट्राइबल फैमिली होती थी दोस्तों, ट्राइबल जो जनजाति होती थी, इनमें जो है एक कौन सी जाति सबसे ज्यादा लार्ज मेजोरिटी में क्या ज्वाइन किए, लोअर जातीज, ठीक है, लोअर, इनको लोअर श्रेणी मिली, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, मैनी डोमिनेंट ट्राइब्स ऑफ पंजाब, सिंध एंड द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर हैड अडॉप्टेड इस्लाम क्वाइट अर्ली। दूसरी तरफ बहुत सारी डोमिनेंट ट्राइब्स थी कहाँ की, पंजाब, सिंध और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर की, उन्होंने ऑलरेडी बहुत पहले ही उन्होंने इस्लाम को क्या कर लिया था, क्वाइट अर्ली, यानी बहुत पहले इस्लाम को अडॉप्ट कर लिया था या अपना लिया था। दे कंटिन्यू टू रिजेक्ट द कास्ट सिस्टम। ठीक, कंटिन्यू मतलब लगातार निरंतर रहना, रिजेक्ट मतलब रिजेक्ट करना, ना मानना, ठीक है। यानी वो कास्ट सिस्टम को लगातार क्या करते रहे, रिजेक्ट करते रहे या नकारते रहे। The unequal social order prescribed by Orthodox Hinduism was not widely accepted in these areas. यहाँ पे अनइक्वल सोशल ऑर्डर मीन्स असमान सामाजिक व्यवस्था, ठीक है। प्रिस्क्राइब मतलब निर्धारित। यहाँ पे ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है दोस्तों कट्टर, बट यहाँ पे मतलब है कि सनातनी, ठीक है। हिंदूज मतलब हिंदू धर्म से रिलेटेड है। वाइडली मतलब बड़े पैमाने पर। एक्सेप्टेड मतलब अपनाना, ठीक है, या एक्सेप्ट करना। तो यहाँ पे बोलता है कि सनातनी हिंदू धर्म द्वारा प्रिस्क्राइब्ड अनइक्वल सोशल ऑर्डर या असामाजिक असमान सामाजिक व्यवस्था इस एरिया, इन दीज एरिया, यानी कि इन एरिया में बड़े पैमाने पर एक्सेप्ट नहीं हुई थी। द इमरजेंस ऑफ स्टेट्स इज क्लोजली रिलेटेड टू सोशल चेंज अमंग्स ट्राइबल पीपल। इमरजेंस मतलब उदय, इमर्ज होना या निकलना, ठीक है। यानी कि स्टेट्स का, नए नए स्टेट्स का इमर्ज होना क्लोजली किससे रिलेटेड है, रिलेटेड मतलब संबंधित, किससे संबंधित है, सोशल चेंज अमंग्स ट्राइबल पीपल। यानी कि स्टेट का, नए नए स्टेट, इमरजेंस ऑफ स्टेट्स यानी कि स्टेट्स का उदय होना क्लोजली संबंधित है, जो कि क्लोजली संबंधित है ट्राइबल पीपल के बीच होने वाले सोशल चेंजेस से, ठीक है। यानी कि जो ट्राइबल पीपल थे उनमें, उनके अंदर जो है उनके सामाजिक बहुत ज़्यादा चेंज हुआ, बहुत ज़्यादा सोशल चेंज हुआ, इस वजह से इमरजेंस ऑफ स्टेट्स हुआ, यानी कि नए नए राज्य जो है उभर के आए। टू एग्जाम्पल्स ऑफ दिस इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री आर डिस्क्राइब बिलो। हमारे हिस्ट्री के इस इम्पॉर्टेंट हिस्से के दो एग्जाम्पल नीचे जो है दिए गए हैं, ठीक है। इससे पहले हम देख लेते हैं जो एडिशनल इंफॉर्मेशन बॉक्स था, जैसे कि डेलिब्रेशन ऑन जाति। एडिशनल इंफॉर्मेशन बॉक्स को देख लेते हैं, ठीक है। अ 12th century inscription from Ujokonda Uvaiyar in Tiruchipalli तालुका in present day Tamil Nadu describe the deliberation in a sabha of brahmanas। यहाँ पे डिलिब्रेशन का मतलब समझना है ना, विचार या उल्लेख, ठीक है। तो बोलता है कि प्रेजेंट डेट तमिलनाडु की तिरुचिरापल्ली तालुक में, ठीक है, तिरुचिपल्ली तिरुचिरापल्ली तालुक में स्थित उय्याकोंडन वैयर की 12वीं शताब्दी सेंचुरी के एक इंस्क्रिप्शन में ब्राह्मणों की एक सभा में के विचार विमर्श या के यहाँ पे विचार विमर्श या डिलिब्रेशन का यहाँ पे जो है कि वर्णन किया गया है। दे डिलिब्रेटेड ऑन द स्टेटस ऑफ अ ग्रुप नोन एज रथाकारास, लिटरली चैरियट मेकर्स, चैरियट मतलब रथ, ठीक है।
यानी कि दे डिलिब्रेटेड ऑन द स्टेटस ऑफ ए ग्रुप नोन एज रथाकारा। वे रथकारों की एक सोशल स्थिति पर विचार विमर्श कर रहे थे। लिटरली रथकार किनको बोलते थे? जो रथ बनाते थे, ठीक है। दे लेट डाउन देयर ऑक्यूपेशंस विच वर टू इंक्लूड आर्किटेक्चर, building coaches and chariots, erecting gateways for temples with images in them, preparing wooden equipment used to perform sacrifices, building mandapas, making jewels for the king. लेट डाउन मतलब तय करना, ठीक है, फिक्स कर देना, तय करना। ऑक्यूपेशन मतलब उनका व्यवसाय। आर्किटेक्चर, बिल्डिंग कोचेस यानी कि रथ की जो बिल्डिंग कोचेस, उनकी कोच को तैयार करना। चैरियट मतलब रथ होता है। इरेक्टिंग गेटवेज यानी गेट को इरेक्ट करना, या हम बोल सकते हैं मंदिर का द्वार जो है बनाना, ठीक है, गेटवे बनाना। तो यहाँ पे बोलता है कि उन्होंने इस जाति के जो काम थे, जो ऑक्यूपेशन था, उसको क्या किया? लेट डाउन कर दिया या तय किया, जिनमें आर्किटेक्चर, रथों और कोचेस का निर्माण, मंदिरों का द्वार बनाना यानी गेटवे बनाना, मूर्तियां स्थापित करना, ठीक है, और बलि के लिए लकड़ियों से बने साज सामान तैयार करना। सेक्रीफाइसेस मतलब होता है बलि देना, ठीक है। तो यानी कि बलि के लिए लकड़ियों से बने साज सामान जो तैयार करना। और क्या? बिल्डिंग मंडपास यानी कि मंडप बनाना, और राजा के लिए जेवर तैयार करना। ये इनका काम जो है लेट आउट कर दिया, किसके द्वारा? ब्राह्मणों के द्वारा, ठीक है। अब देखते हैं अ क्लोजर लुक, एक नजदीकी नजर देखते हैं। दी गोंड्स, दी गोंड लिव्ड इन अ वास्ट फॉरेस्टेड रीजन कॉल्ड गोंडवाना और कंट्री इनहेबिटेड बाय गोंड्स। गोंड जो है कहाँ पे गोंड लोग जो थे कहाँ पे रहते थे? एक वास्ट फॉरेस्टेड रीजन में रहते थे, ठीक है। वास्ट मतलब बहुत बड़े, फॉरेस्टेड मतलब जहाँ पे वन होता है, ठीक है। तो गोंड लोग थे, वो कहाँ पे रहते थे? एक वास्ट फॉरेस्टेड रीजन में रहते थे, जिसको गोंडवाना बोला जाता था, ठीक है। और कंट्री इनहेबिटेड बाय गोंड, या ऐसी कंट्री जो कि किसके द्वारा इनहेबिटेड हो, जहाँ पे गोंड लोग रह रहे हैं उनके, ठीक है। दे प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन, वो क्या करते हैं? शिफ्टिंग कल्टीवेशन। देखते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है। ट्रीज एंड बुशेस इन अ फॉरेस्ट एरिया आर फर्स्ट कट एंड बर्न। कोई ट्री हुआ यानी किसी एक फॉरेस्टेड एरिया में, किसी जंगल में जाएंगे, पेड़ या बुश जो भी झाड़ियाँ होती है उसको काट कर देंगे, पहले पहले कट देंगे, मतलब कट कर देंगे यानी काट देंगे उसको, फिर जला देंगे। द क्रॉप इज सोन इन द एशेस, यानी कि जो उसकी राख होती है उसमें जो क्रॉप को के जो बीज होते हैं उसमें बो देते हैं। व्हेन दिस लैंड लॉसेस इट फर्टिलिटी, यानी जो फर्टिलिटी मतलब उपजाऊ, उपजाऊता, ठीक है। जब एक जो ये लैंड होती है दोस्तों, जब ये अपनी फर्टिलिटी खत्म कर जाती है, लूज कर जाती है, तो अनदर प्लॉट ऑफ लैंड इज क्लियर। तो अनदर प्लॉट ऑफ लैंड ये लोग क्या करते हैं? क्लियर कर देते हैं, यानी कि कट कर देते हैं। एंड प्लांटेड इन द सेम वे, और सेम वे से क्या करते हैं? प्लांट यानी कि वहाँ पे बीज बोते हैं। अब जैसे कि कोई एक एरिया यहाँ पे है, एक एरिया यहाँ पे है, समझना इस चीज़ को। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है कि यहाँ पे पहले क्या थे? बड़े बड़े पेड़ थे, कुछ झाड़ियाँ थी। ये लोग आए, कौन? शिफ्टिंग कल्टीवेशन वाले। यहाँ पे आके यहाँ पे सब कुछ ये लोग साफ कर दिए, उसको जला दिए। जो ऐश होगी यानी कि जो राख होती है इससे, उसी में क्या करते हैं कि अपनी फसल जो है लगा देते हैं, ठीक है। अब जब फसल लगा दिए, अब ये उपजाऊ हुए, बहुत हुआ, 1 साल 2 साल बहुत ज़्यादा इतनी फर्टिलिटी रहती है, फिर ख़त्म हो जाती है। जो फर्टिलिटी जब ख़त्म हो जाती है तो क्या करते हैं? ठीक इसको जला देते हैं। हाँ, फर्टिलिटी खत्म हो जाने के बाद ये लोग यहाँ से चल जाते हैं। अब इस जगह पे जाते हैं, इस जगह पे जब जाते हैं सेम प्रोसेस ही करते हैं कि पेड़ों को काट देते हैं, जला देते हैं, फिर यहाँ पे कल्टीवेशन करते हैं। फिर यहाँ की फर्टिलिटी जब खत्म हो जाती है तब तक यहाँ की फर्टिलिटी आ जाती है, फिर यहाँ पे आ जाते हैं, फिर या तो नहीं आती तो दूसरे एरिया में चलते हैं। इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं, ठीक है। द लार्ज गोंड ट्राइब वाज फर्दर डिवाइडेड इनटू मैनी स्मॉलर क्लैंस। जो लार्ज गोंड की ट्राइब थी वो इसके आगे भी फर्दर मतलब और आगे जो कि किसमें डिवाइडेड? मैनी स्मॉलर क्लैंस में डिवाइडेड है। ईच क्लैन हैड इट्स ओन राजा और राय। जो सारे क्लैन होते हैं उनके खुद के राजा, या जिनको कि राय भी बोलते हैं, उनके खुद के राजा होते हैं। अबाउट द टाइम दैट द पावर ऑफ द दिल्ली सुल्तान्स वर डिक्लाइनिंग, a few large Gond kingdoms were beginning to dominate the smaller Gond chiefs. तो यहाँ पे पावर का मतलब सत्ता समझ सकते हैं आप, ठीक है। डिक्लाइनिंग मतलब खत्म हो रही थी। फिर लार्ज गोंड किंगडम्स मतलब राज्य बिगिनिंग टू डोमिनेट स्मॉलर गोंड चीफ। तो हमने स्टार्टिंग में जैसे देखा था दोस्तों कि ट्राइब्स के कुछ लोगों को चीफ यहाँ पे मुखिया बना दिया जाता था, ठीक है। तो जैसे जैसे दिल्ली सुल्तान्स की पावर जो डिक्लाइन हो रही थी, तो या फ्यू लार्ज गोंड किंगडम्स वर बिगिनिंग टू डोमिनेट, कुछ जो है बड़े बड़े गोंड किंगडम जो है डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिए, इसके ऊपर
द स्मॉलर गोंड चीफ, जो स्मॉलर गोंड चीफ थे उनके ऊपर डोमिनेट करने लगे या हावी होने लगे। द अकबरनामा, A History of Akbar's Reign, mention the Gond kingdom of Garha Katanga that had 70,000 villages। मेंशन का मतलब है उसमें लिखा हुआ है और लिखित है। तो यानी कि अकबर के शासनकाल के एक इतिहास जिसका नाम था अकबरनामा में उल्लिखित है कि गढ़ कटंगा के गोंड राज्य में 70,000 जो है विलेज थे। The administrative system of these kingdoms was becoming centralized। अब इन सारी किंगडम्स का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, जो प्रशासनिक सिस्टम था या प्रशासनिक व्यवस्था थी, वो क्या हो रही थी, सेंट्रलाइज्ड हो रही थी। ठीक है। द किंगडम वाज डिवाइडेड इनटू गढ़, जो किंगडम थी किसमें डिवाइड थी, गढ़ में। ईच गढ़ वाज कंट्रोल बाय ए पर्टिकुलर गोंड क्लैन, जो जो गढ़ होता था दोस्तों, वो किसके द्वारा गवर्न किया जाता या कंट्रोल किया जाता था, एक पर्टिकुलर गोंड क्लैन के द्वारा, यानी कि गोंड के कुल के द्वारा, किसी पर्टिकुलर कुल के द्वारा। दिस वाज फर्दर डिवाइडेड इनटू यूनिट्स ऑफ 84 विलेजेस कॉल्ड 84। अब फर्दर एक किसमें डिवाइडेड था, यूनिट्स में। ठीक है। और उस यूनिट्स में कितने विलेज होते थे, 84 विलेज थे, जिसको कि 84 बोला जाता था। वैसे 84 को भी हिंदी में 84 बोला जाता था, इस वजह से उसको क्या 84 बोला जाता था। द 84 वाज सब डिवाइडेड इनटू बरहोट्स व्हिच वर मेड अप ऑफ 12 विलेज ईच। अब जो 84 था वो फर्दर किस में डिवाइडेड था, बरहोट्स में। अब उस बरहोट में कितने विलेज होते थे, 12। यानी कि हमने क्या देखा दोस्तों कि एक गढ़ होता था, गढ़ किस में डिवाइडेड था, 84 में। यानी गढ़ में टोटल 84 डिवाइडेड इनटू यूनिट्स ऑफ 84 विलेज, यानी कि एक गढ़ जो होता था ना, एक यूनिट में डिवाइडेड होता था। एक यूनिट में कितने विलेज होते थे, 84 विलेज। ठीक है। अब ये 84 विलेज होते थे। अब इस यूनिट में भी सब डिवीजन था। इस सब डिवीजन में यानी कितनी एक जिसको बोला जाता था बरहोत, उस बरहोत में कितने गांव थे, 12, यानी 12 सत्ते 84। ठीक है, यानी कि 7 बरहोत से। The emergence of large states changed the nature of Gond society। यानी जो लार्ज स्टेट्स धीरे धीरे इमर्ज होने लगे, उभरने लगे, उसने क्या किया, उससे क्या हुआ कि जो गोंड की सोसाइटी थी ना, वो चेंज हो गई। जो गोंड की सोसाइटी का जो नेचर था चेंज हो गया। देयर बेसिकली इक्वल सोसाइटी ग्रेजुअली गॉट डिवाइडेड इनटू अनइक्वल सोशल क्लासेस। बेसिकली मतलब मूलतः, ठीक है, तो उनका जो मूलतः इक्वल सोसाइटी जो था, धीरे धीरे क्या हुआ, डिवाइडेड इनटू अनइक्वल सोशल क्लासेस। अनइक्वल सोशल क्लासेस में जो है डिवाइड हो गया। ब्राह्मणास रिसीव्ड लैंड ग्रांट फ्रॉम द गोंड राजास एंड बिकेम मोर इन्फ्लुएंशियल। और जो ब्राह्मण लोग थे वो लैंड ग्रांट रिसीव किए किससे, गोंड राजा के द्वारा, और ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हो गए, ज़्यादा प्रभावशाली हो गए। द गोंड चीफ्स नाउ विश टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज राजपूत। यहाँ पे गोंड चीफ यानी जो गोंड के चीफ होते थे, मुखिया होते थे, विश मतलब उनके अंदर चाहत आई, चाहते थे। रिकॉग्नाइज मतलब मान लेना। ठीक है। तो गोंड के जो चीफ थे अब वो ये चाहते थे कि उनको एज ए राजपूत रिकॉग्नाइज कर दिया जाए। सो अमन दास द गोंड राजा ऑफ गर गरा गढ़ काटंगा एज्यूम्ड टाइटल ऑफ संग्राम शाह। इसलिए जो अमनदास थे, द गोंड राजा जो थे कहाँ के, गढ़ काटंगा के, उन्होंने एज्यूम किया, माना क्या, टाइटल ऑफ संग्राम शाह, संग्राम शाह का टाइटल उन्होंने एज्यूम कर लिया। हिज सन, जो उनके बेटे थे, दलपत मैरिड प्रिंसेस दुर्गावती द डॉटर ऑफ सलबहन द चंडेल राजपूत राजा ऑफ महोबा। और उसके जो पुत्र थे दलपत, दलपत ने महोबा की चंदेल राजपूत राजा सालबाहन की डॉटर जो थी राजकुमारी दुर्गावती से क्या किया, मैरी कर लिया, यानी कि विवाह कर लिया। अब यहाँ पे मैप 2 में जैसे दिया है क्या, गोंडवाना। मैप 6 फिगर 6 में है अक्वाडोर गोंड ट्राइब बस्तर एरिया मध्य प्रदेश। ठीक है। फिर आता है दलपत हाउएवर डेड अर्ली। जो दलपत था, ठीक है, यानी कि दलपत जो थे वो डेड अर्ली, जल्दी उनकी मृत्यु हो गई। रानी दुर्गावती वॉज वेरी कैपेबल एंड स्टार्टेड रूलिंग ऑन बिहाफ ऑफ हर 5-year-old सन। ठीक है। तो रानी दुर्गावती जो थी उसको, वो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत योग्य थी, कैपेबल मतलब बहुत ही योग्य, एंड स्टार्टेड रूलिंग ऑन बिहाफ ऑफ मतलब की ओर से, अपने 5 वर्ष का जो उनका बेटा था उसके साइड से वो क्या करना, रूल करना स्टार्ट कर दी। क्यों, क्योंकि जैसे कि हमने पढ़ा था स्टार्टिंग, माना जाता था ना कि
लड़कियां जो है रानी नहीं जो लड़कियां होती थी वो रूल नहीं कर सकती थी, ठीक है। तो वीर नारायण, उनका बेटे का नाम क्या था, वीर नारायण, तो वीर नारायण की साइड से वो रूल करना स्टार्ट कर दी। अंडर हर द किंगडम बिकेम इवन मोर एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव मतलब विस्तृत होना या बड़ा होना। तो उनके अंडर में किंगडम जो है बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव हुआ, बहुत ही विस्तृत हुआ। इन 1565 द मुगल फोर्सेस अंडर असफ खान अटैक गढ़ काटंगा। तो 1565 में क्या हुआ कि जो मुगल फोर्सेस थी वो असफ खान की फोर्सेस अंडर असफ खान, यानी कि जो मुगल फोर्सेस थी असफ खान के अंडर में गढ़ काटंगा पे उन्होंने अटैक कर दिया। A strong resistance was put up by रानी दुर्गावती। रेजिस्टेंस मतलब विरोध, विरोध है आप रोकना बोल सकते हैं, आप बाधा डाल बोल सकते हैं, ठीक है, या प्रतिरोध बोल सकते हैं। तो एक स्ट्रांग जो है वो बहुत तेज रानी दुर्गावती ने बहुत ज़्यादा लड़ी, बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस पुट अप रानी दुर्गावती। देखिए स्ट्रांग जो है रेजिस्टेंस रखा गया किसके द्वारा, रानी दुर्गावती के द्वारा। मतलब इजिली जो है ये लोग फेस नहीं कर पा रहे थे दुर्गावती की वजह से, यानी कि दुर्गावती इनके अगेंस्ट में अच्छा लड़ रही थी। She was defeated and preferred to die rather than surrender। तो अंत में क्या होता है, रानी दुर्गावती की हार हो जाती है। डिफीट मतलब हार होना, प्रीफर मतलब पसंद करना, तो वो रेदर देन मतलब की अपेक्षा, सरेंडर मतलब सरेंडर करना, ठीक है। तो रानी दुर्गावती जब हार जाती हैं, डिफीट हो जाती हैं, तो मरना पसंद करती हैं कंपेरिजन रेदर देन सरेंडर, सरेंडर करने की बजाय। हर सन टू डाइट फाइटिंग सून आफ्टर, उसके बाद उनके बेटे की भी लड़ते हुए मृत्यु हो जाती है। गढ़ काटंगा वाज अ रिच स्टेट, जो गढ़ काटंगा था वो एक बहुत ही अमीर स्टेट था। इट अर्नड मच वेल्थ बाई ट्रैपिंग एंड एक्सपोर्टिंग विल्ड एलिफेंट टू अदर किंगडम्स। ट्रैपिंग का मतलब होता है कि पकड़ना, ठीक है। विल्ड मतलब पैसे, एक्सपोर्ट मतलब दूसरी जगह एक्सपोर्ट करना या बेचना, ठीक है। वाइल्ड मतलब जंगली, एलिफेंट यानी हाथी। और यानी कि जो गढ़ काटंगा था, क्या वो बहुत ज़्यादा पैसे कैसे कमाया वो, बाई ट्रैपिंग एंड एक्सपोर्टिंग वाइल्ड एलिफेंट टू अदर किंगडम। यानी वो हाथियों को, जो वाइल्ड एलिफेंट होते थे, जंगली हाथी, उनको ट्रैप करते थे, नहीं पकड़ते थे और बाहरी किंगडम्स में, दूसरे किंगडम में एक्सपोर्ट कर देते थे, यानी बेच देते थे। इससे उनको अच्छा खासा धन मिलता था। विद द मुगल डिफीटेड द गॉन, दे कैप्चर्ड a huge booty of precious coins and elephant। ठीक है, तो जब मुगल्स ने किसको हराया, गोंड को, तो उसके बाद उन्होंने कैप्चर कर लिया, यानी ले लिया है, कब्जा कर लिया किस पे, ह्यूग बोटी। बूटी मतलब जो लूट का माल था। तो उन्होंने एक ह्यूग बहुत सारा जो है लूटा हुआ माल लिया। किसका माल लिया था उन्होंने, गोंड का, जिसमें कि क्या था, प्रीसियस कॉइन्स थे और एलिफेंट्स थे। They annexed part of the kingdom and granted the rest to Chandrasar, an uncle of Veer Narayan। अब क्या हुआ, उन्होंने किंगडम का पार्ट जो है, अनेक्टेड पार्ट ऑफ द किंगडम के कुछ पार्ट जो उन्होंने अनेक्ट कर लिया, यानी कि कब्जा कर लिया मुगल्स ने। और बाकी का जो रेस्ट बचा हुआ था उन्होंने एक चंद्रसार थे, वीर नारायण के अंकल, ठीक है, उनको दे दिया, ठीक है। डिस्पाइट द फॉल ऑफ गढ़काटंगा, द गोंड किंगडम सर्वाइव फॉर सम टाइम। डिस्पाइट मतलब के बावजूद, फाल मतलब गिरना। तो यहाँ पे बोलता है कि गढ़ काटंगा के फाल होने के बाद भी जो गौड़ की किंगडम थी, गौड़ किंगडम सर्वाइव फॉर सम, जो गौड़ की जो किंगडम थी वो कुछ टाइम तक सर्वाइव रही, मतलब बची रही। हाउएवर फिर भी दे बिकम मच वीकर एंड लेटर स्ट्रगल अनसक्सेसफुली अगेंस्ट द स्ट्रॉन्गर बुंदेलास एंड मराठास। हाविर मतलब फिर भी, दे बीके मतलब हो गए, मच वीकर मतलब पहले के कंपेरिजन बहुत ही वीकर हो गए, कमजोर हो गए। एंड लेटर बाद में क्या हुआ, स्ट्रगल अनसक्सेसफुली अगेंस्ट द स्ट्रॉन्गर बुंदेलास एंड मराठास, यानी कि बाद में अधिक पावरफुल बुंदेलों और मराठों के अगेंस्ट में उनके जो स्ट्रगल थे वो अनसक्सेसफुल रहे। दी अहोम्स, The Aons migrated to the Brahmaputra Valley from present-day Myanmar in the 13th century। जो अहोम्स थे, माइग्रेट मतलब माइग्रेट होना, कहीं पे जाके बस जाना। जो अहोम्स अहोम्स थी, जो जनजाति थी दोस्तों, वो ब्रह्मपुत्र वैली से आई थी, ठीक है। ब्रह्मपुत्र वैली, नहीं नहीं सॉरी, जो अहोम्स थे वो ब्रह्मपुत्र वैली में माइग्रेट हुए थे, कहाँ से, प्रेजेंट डे म्यांमार से। कब आए थे, 13th century में। They created a new state by suppressing the older political system of the Huyans landlords।
सप्रेसिंग मतलब दमन करके या दबा के ख़त्म करके। लैंडलॉर्ड यानी कि उन्होंने जो अहोम्स थे उन्होंने एक नए स्टेट का निर्माण किया। कैसे? जो ओल्डर पॉलिटिकल सिस्टम था लैंडलॉर्ड्स का उसको ख़त्म करके उसका दमन करके। ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी 16वीं शताब्दी में दे अनेक्ट द किंगडम्स ऑफ द चूतियास एंड ऑफ कोच हजो। अनेक्स्ट मतलब कब्जा कर लेना। तो यानी जो ये थे जो अहोम्स थे 16वीं सेंचुरी में इन्होंने क्या किया, चूटियास जो चूटिया जो थे, ठीक है, जो चूटिया जनजाति के लोग थे जो कि 1523 ईस्वी में उनको और कोच हाजो की जो जनजाति थी उनके किंगडम को इन्होंने अनेक्स कर लिया। एंड सब्जुगेटेड मैनी अदर ट्राइब्स और बहुत सारी ट्राइब्स को सब्जुगेट कर लिया, अपने अधीन कर लिया। द अहोम्स बिल्ट अ लार्ज स्टेट, अहोम्स ने बहुत बड़ा राज्य बनाया। एंड फॉर दिस दे यूज्ड फायर आर्म्स एज अर्ली एज 1530, और इसके लिए यानी एक बड़ा स्टेट बनाने के लिए उन्होंने क्या फायर आर्म्स का यूज़ किया लगभग एज अर्ली एज 1530 यानी 1530 में ही। बाय द 1660 दे कुड इवन मेक हाई क्वालिटी गन पाउडर एंड कैनोन्स। यानी 1660 ईस्वी तक यहाँ तक कि 1660 यहाँ तक 1660 ईस्वी तक वे अच्छी हाई क्वालिटी के गन पाउडर और कैनोन बना सकते थे। हाउएवर फिर भी द अहोम्स फेस्ड मैनी इन्वेशंस फ्रॉम द साउथ वेस्ट। फेस्ट मतलब सामना करना पड़ा, सामना करना। इन्वेशन मतलब आक्रमण का। मतलब फिर भी जो अहोम्स थे इतने ताकतवर थे, इतने आगे थे, फिर भी उनको साउथ वेस्ट के बहुत सारी इन्वेशन का जो है सामना करना पड़ा। 1662 में क्या हुआ, द मुगल्स अंडर मीर जुमला अटैक द अहोम किंगडम। मीर जुमला के अंडर में मुगल जो थे मुगल द मुगल्स अंडर मीर जुमला अटैक द अहोम किंगडम, यानी जो मुगल्स थे मीर जुमला के नेतृत्व में अहोम किंगडम पे अटैक कर दिए। डिस्पाइट देयर ब्रेव डिफेंस, डिस्पाइट मतलब के बजाय उनकी ब्रेव डिफेंस यानी अच्छी इतनी बहादुरी से जो लड़ने के बजाय भी, लड़ने के बावजूद भी जो अहोम्स थे इतनी बहादुरी से उनकी बहादुरी से लड़ने के बावजूद भी द अहोम्स वर डिफीटेड, अहोम जो अहोम्स थे वो हार गए। बट डायरेक्ट मुगल कंट्रोल ओवर द रीजन कुड नॉट लास्ट लॉन्ग। लास्ट लॉन्ग मतलब ज़्यादा टाइम तक, ठीक है। बोलते हैं अहोम हार तो गए बट जो डायरेक्ट कंट्रोल था मुगल्स का वो उस रीजन पर ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं टिका। द अहोम स्टेट डिपेंडेंट अपॉन फोर्स्ड लेबर, जो अहोम का स्टेट था, जो अहोम का राज्य था वो फोर्स्ड लेबर पे डिपेंडेंट था। दोज फोर्स्ड टू वर्क फॉर द स्टेट वर कॉल्ड पैक्स, यानी कि जिनसे जबरन काम लिया जाता था, जबरदस्ती काम लिया, उनको क्या बोलते थे, पाइक्स या पैक्स, ठीक है, पाइक। सेंसस ऑफ द पॉपुलेशन वाज टेकन, सेंसस मतलब होता है जनगणना, ठीक है, यानी कि पॉपुलेशन की जो है जनगणना की गई। ईच विलेज हैड टू सेंड अ नंबर ऑफ पाइक्स बाय रोटेशन, सारे विलेज को रोटेशन वाइज एक नंबर ऑफ पाइक्स जो है कुछ निश्चित पाइक्स जो भेजने पड़ते थे। यानी कि एक बार इस विलेज की बारी आई है, सपोज यहाँ से 2 पाइक भेजना है, ठीक है, उसके बाद इस विलेज की बारी आई, फिर यहाँ से 2 भेजना है तो ये भेजेंगे, मैंने पहले ये 2 भेजेंगे, फिर ये भेजेंगे, फिर दूसरे विलेज की बारी है, इसी प्रकार रोटेशन वाइज। पीपल फ्रॉम हेवीली पॉपुलेटेड एरियाज वर शिफ्टेड टू लेस पॉपुलेटेड एरिया प्लेसेस। पीपल फ्रॉम हेवीली पॉपुलेटेड मतलब बहुत ज़्यादा लोग, जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा थी एरिया, वो लोग कहाँ पे शिफ्ट हो गए, लेस पॉपुलेटेड एरिया पे जहाँ पे कम पॉपुलेशन था। अहोम क्लैंस वर दस ब्रोकन अप, इस वजह से जो अहोम का वंश या अहोम का जो कुल था वो बिखर गया। बाय द फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी द एडमिनिस्ट्रेशन बिकम क्वाइट सेंट्रलाइज्ड, यानी कि जो फर्स्ट 17th सेंचुरी का हाफ पूरा होते होते हाफ तक, यानी कि 17th सेंचुरी यानी 1650, ठीक है, तो फर्स्ट 17th सेंचुरी के हाफ आते आते ही यानी 17th सेंचुरी के हाफ आने तक जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो पूरा सेंट्रलाइज्ड हो गया, बहुत हद तक सेंट्रलाइज्ड हो गया था। ऑलमोस्ट ऑल एडल्ट मेल सर्व इन द आर्मी ड्यूरिंग वॉर, ऑलमोस्ट सारे जो एडल्ट थे, जो वयस्क लोग थे, वो जो वयस्क मेल जो थे, ठीक है, यहाँ पे याद रखने की चीज़ें मेल्स, तो ऑलमोस्ट ऑल एडल्ट जो मेल्स थे वो आर्मी में वॉर के टाइम में सर्व करते थे। एट अदर टाइम, और दूसरे टाइम क्या करते थे,
दे वर इंगेज्ड इन बिल्डिंग डैम्स, इरिगेशन सिस्टम एंड अदर पब्लिक वर्क्स। यानी कि जब युद्ध होता था तो लड़ाई में रहते थे, और अदर टाइम वो किस में इंगेज रहते थे, बिल्डिंग डैम्स यानी डैम बनाने में, डैम जिसको बांध बोलते हैं हिंदी में, इरिगेशन सिस्टम में, सिंचाई के काम में, और अदर पब्लिक वर्क्स में। द अहोम्स आल्सो इंट्रोड्यूस न्यू मेथड ऑफ राइस कल्टीवेशन। अहोम्स ने एक नया मेथड जो है इंट्रोड्यूस किया राइस कल्टीवेशन का, कल्टीवेशन है खेती, धान की खेती के लिए। अहोम सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू क्लैंस और खेल्स। अहोम की जो सोसाइटी थी किसमें डिवाइडेड थी, क्लैंस में, जिसे खेल भी कहा जाता था। देयर वर वेरी फ्यू कास्ट ऑफ आर्टिसन, सो आर्टिसंस इन द अहोम्स एरियाज केम फ्रॉम द adjoining kingdoms। फ्यू कास्ट ऑफ आर्टिसन यानी आर्टिसों की जो कास्ट थी, सो आर्टिसन इन द अहोम एरिया कम फ्रॉम एडजॉइनिंग किंगडम, मतलब उन सटा हुआ किंगडम दूसरे राज्य से, ठीक है। तो जो आर्टिसन की बहुत कम कास्ट थी, तो एडजॉइनिंग किंगडम से आर्टिसन अहोम में सो आर्टिसन इन द अहोम, हाँ यहाँ पे बोल रहा है कि देयर वर वेरी फ्यू कास्ट ऑफ आर्टिसन की बहुत कम कास्ट थी, सो जो आर्टिसन थे एडजॉइनिंग किंगडम के, वो आए थे अहोम के एरिया में। अ खेल ऑफन कंट्रोल सेवरल विलेजेस, जो खेल होता था यानी कि जो क्लैंस होता था, प्रायः कई विलेज को कंट्रोल करता था। द पीजेंट वाज गिवन लैंड बाय हिज विलेज कम्युनिटी। जो पीजेंट होता, पीजेंट मतलब किसान बाई विलेज कम्युनिटी, यानी कि गांव का जो कम्युनिटी होता था, समुदाय होता था, तो नॉर्मली पीजेंट को क्या होता था, किसान को गांव के समुदाय के द्वारा लैंड दिया जाता था। यानी पीजेंट को लैंड कैसे मिलती थी, विलेज कम्युनिटी देता था। इवन द किंग कुड नॉट टेक इट अवे विदाउट द कम्युनिटीज कंसेंट। कंसेंट मतलब सहमति, ठीक है। यहाँ पे बोलता है इवन मतलब यहाँ तक कि राजा भी अगर चाहेगा तो बिना कम्युनिटी के, विलेज कम्युनिटी के कंसेंट के वो जमीन छीन नहीं सकता, ठीक है। यानी कि इवन अगर किंग भी चाहे तो विदाउट कम्युनिटी के कंसेंट के, बिना कम्युनिटी के सहमति के, वो लैंड जो है पीजेंट से छीन नहीं सकता। ओरिजिनली वास्तव में क्या हुआ कि अहोम्स वर्शिप देयर ओन ट्राइबल गॉड्स। ओरिजिनली का मतलब यहाँ पे है कि स्टार्टिंग में जो अहोम से वर्शिप मतलब पूजा करना, ओन ट्राइबल गॉड्स यानी उनके खुद के जो जनजातीय देवता थे। तो स्टार्टिंग में अहोम जो है किसकी पूजा करते थे, अपने जनजातीय देवता की। ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th century, however, the influence of Brahmanas increased। फर्स्ट हाफ ऑफ सेंचुरी के दौरान क्या हुआ कि जो ब्राह्मण का इन्फ्लुएंस मतलब प्रभाव, जो ब्राह्मणों का जो प्रभाव था इंक्रीज हुआ, यानी कि बढ़ गया। टेम्पल्स एंड ब्राह्मणास वर ग्रांटेड लैंड बाय द किंग, ठीक है। तो क्या हुआ कि किंग के द्वारा टेम्पल्स को और ब्राह्मणों को लैंड जो है ग्रांट में दिया जाता था। इन द रीन ऑफ शिव सिंह 1714 to 1744, हिंदुज़्म बिकेम द प्रीडोमिनेंट रिलीजन। शिव सिंह के रीन मतलब शासनकाल, शिव सिंह के शासनकाल में 1714 से 1744 तक जो कि थे, हिंदू जो था एक प्रीडोमिनेंट रिलीजन था, या एक प्रीडोमिनेंट रिलीजन बन गया। प्रीडोमिनेंट मतलब आप बोल सकते हो प्रधान। बट द अहोम किंग्स डिड नॉट कंप्लीटली गिव अप देयर ट्रेडिशनल बिलीव्स आफ्टर अडॉप्टिंग हिंदुइज्म। गिव अप मतलब छोड़ देना, ट्रेडिशनल बिलीव्स यानी जो उनका पारंपरिक बिलीव था, पारंपरिक जो उनकी विचारधाराएं थी। यहाँ पे बोलता है कि बट जो अहोम किंग्स थे वो पूरी तरीके से अपना ट्रेडिशनल बिलीव जो है नहीं छोड़े। हिंदुइज्म को अपनाने के बाद भी वो अपना ट्रेडिशनल बिलीफ नहीं छोड़े थे पूरी कम्प्लीटली। अहोम सोसाइटी वाज वेरी सोफिस्टिकेटेड। जो अहोम्स की सोसाइटी थी वो बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड थी। यहाँ पे सोफिस्टिकेटेड का मतलब होता है जटिल, बहुत ही जटिल थी। पोएट्स एंड स्कॉलर्स वर गिवन लैंड ग्रांट्स। पोएट्स को, स्कॉलर्स को लैंड ग्रांट दिया जाता था। थिएटर वाज इनकरेज्ड, थिएटर को इनकरेज किया गया। इम्पॉर्टेंट वर्क्स ऑफ संस्कृत वर ट्रांसलेटेड इनटू द लोकल लैंग्वेज। जो संस्कृत की इम्पॉर्टेंट वर्क थी, इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ संस्कृत, क्योंकि जो इम्पॉर्टेंट वर्क थे संस्कृत के जो इम्पॉर्टेंट वर्क थे, या हम बोल सकते हैं इम्पॉर्टेंट वर्क्स का आप यहाँ पे कृतियाँ, यानी कि कुछ कृति से संस्कृत में कोई अच्छी चीज़ लिखी गई है, ठीक है, तो उसका अनुवाद जो है किसमें ट्रांसलेट किया गया, वहाँ की लोकल लैंग्वेज में किया गया। हिस्टोरिकल वर्क्स नोन एज बुरांजीज वर ऑल्सो रिटन फर्स्ट इन अहोम लैंग्वेज एंड देन इन आसामीज। यानी कि बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृतियों को
हिस्टोरिकल कृतियों को पहले तो अहोम लैंग्वेज में और फिर असामीज लैंग्वेज में लिखा गया। कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष क्या निकलता है इससे? कंसिडरेबल सोशल चेंज टुक प्लेस इन द सबकॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द पीरियड वी हैव बीन एग्जामिनिंग। कंसिडरेबल मतलब काफ़ी हद तक, चेंज मतलब परिवर्तन हुआ, टुक प्लेस नहीं हुआ, ठीक है। सब कॉन्टिनेंट यानी हमारा जो उपमहाद्वीप है, ड्यूरिंग मतलब के दौरान, द पीरियड वी हैव एग्जामिनिंग यानी जिस पीरियड को हम एग्जामिन कर रहे हैं, यानी कि जिस पीरियड को हम एग्जामिन कर रहे हैं उसमें कंसिडरेबल काफ़ी हद तक सोशल चेंजेस हुए इस सब कॉन्टिनेंट में। वर्ण बेस्ड सोसाइटी एंड ट्राइबल पीपल कॉन्स्टेंटली इंटरेक्टेड विद ईच अदर। जो वर्ण बेस्ड सोसाइटीज थी और जो ट्राइबल पीपल थे वो कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार इंटरेक्ट कर रहे थे एक दूसरे से। इंटरेक्ट यानी कि संपर्क में आना। दिस इंटरेक्शन काज बोथ काइंड ऑफ सोसाइटी टू अडॉप्ट एंड चेंज। जो इसी इंटरेक्शन की वजह से वो दोनों सोसाइटी में जो है चेंजेस हुए। देयर वर मैनी डिफरेंट ट्राइब्स एंड दे टूक अप डाइवर्स लिवलीहुड्स। बहुत सारी डिफरेंट टाइप की ट्राइब्स थी। दे टूक अप डाइवर्स लिवलीहुड। लाइवलीहुड का मतलब यहाँ पे लाइवलीहुड का कि जीविका, ठीक है। तो वो डाइवर्स यानी डिफरेंट विभिन्न प्रकार की जीविका वो अपनाए। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैनी ऑफ देम मर्ज विद कास्ट बेस्ड सोसाइटी। एक लंबे टाइम के बाद क्या हुआ कि बहुत उनमें से बहुत सारे लोग मर्ज हो गए कास्ट बेस्ड सोसाइटी में। अदर्स जो दूसरे थे हाउएवर रिजेक्टेड बोथ द कास्ट सिस्टम एंड ऑर्थोडॉक्स हिंदू। उन्होंने दोनों जो है कि यानी कि कुछ तो कास्ट बेस्ड सोसाइटी में मर्ज हो गए, और बट अदर जो थे वो रिजेक्ट कर दिए क्या, कास्ट सिस्टम को भी ऑर्थोडॉक्स हिंदुज़्म को भी अपनाने से। Some tribes established extensive states with well-organized system of administration. Well-organized system यानी कि अच्छे तरीके से सुव्यवस्थित सिस्टम। यानी कुछ टाइप्स ऐसी थी उन्होंने इस्टेब्लिश किया एक्सटेंसिव स्टेट्स यानी विस्तृत स्टेट्स की स्थापना किया या इस्टेब्लिश किया जहाँ पे एक वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था। दे दस बिकेम पॉलिटिकली पावरफुल। इस प्रकार वो क्या हुए, पॉलिटिकली पावरफुल हो गए। क्यों? क्योंकि उनका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बढ़िया था। दिस ब्रॉट देम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद लार्जर एंड मोर कॉम्प्लेक्स किंगडम एंड एम्पायर्स। दिस ब्रॉट मतलब लाया, कॉन्फ्लिक्ट मतलब लड़ाई, विद लार्जर कॉम्प्लेक्स किंगडम यानी कॉम्प्लेक्स मीन्स जटिल, यानी कि जो इनका एडमिनिस्ट्रेशन था जो पॉलिटिकली इतने पावरफुल हो गए, ये इसी इसी ने इनको कहाँ पे ला दिया, ये कॉन्फ्लिक्ट में ला दिया जो कि लार्जर और मोर कॉम्प्लेक्स किंगडम और एम्पायर से हुआ, ठीक है। यानी कि इस पॉलिटिकली पावरफुल होने की वजह से इनको किनसे कॉन्फ्लिक्ट करना पड़ा या किससे इनकी लड़ाई हुई, लार्जर और मोर कॉम्प्लेक्स किंगडम और एम्पायर से। था एल्सवेयर दी मंगोल्स के बारे में। फाइंड मंगोलिया इन योर एटलस। अपने एटलस में मंगोलिया को फाइंड करो। तो ये है दोस्तों मंगोलिया, ठीक है। ये है मंगोलिया, यहाँ पे रशिया है, इसी के जस्ट नीचे है मंगोलिया। यहाँ पे देखो इंडिया है, यहाँ पे चाइना है। द बेस्ट नोन पेस्टोरल एंड हंटर गैदरर ट्राइब इन हिस्ट्री वर द मंगोल्स। जो अभी के बेस्ट नोन है, सबसे जाने माने जो पेस्टोरल और हंटर गैदरर ट्राइब है वो है हिस्ट्री में जो सबसे वेल नोन पेस्टोरल और हंटर गैदरर है, कौन है, मंगोल्स हैं। वो हिस्ट्री वर द मंगोल्स, तो यानी कि मंगोल्स थे। दे इनहेबिटेड द ग्रासलैंड स्टेपीज ऑफ सेंट्रल एशिया एंड द फॉरेस्टेड एरियाज फॉर द नॉर्थ। इनहेबिटेड मतलब रहना, बसना। द ग्रासलैंड स्टेपीज ये सेंट्रल एशिया में आता है, तब ज़्यादा यहाँ पे डिटेल में नहीं देखेंगे। तो स्टेपीज ये सेंट्रल एशिया के, जैसे रशिया कुछ पार्ट में ही होता है, ठीक है। तो नॉर्मली दे इनहेबिटेड द ग्रासलैंड स्टेपीज ऑफ सेंट्रल एशिया की जो ग्रासलैंड थी वहाँ पे रहते थे। एंड द फॉरेस्टेड एरिया फॉर द नॉर्थ, और नॉर्थ के कुछ फॉरेस्टेड एरिया में। बाई 1206 चंगेज खान had united the Mongol and Turkish tribe into a powerful military force। तो 1206 में क्या हुआ, या 1206 तक जो चंगेज खान था वो मंगोल्स को और टर्किश ट्राइब को यूनाइट कर लिया है, एक मिला दिया। यूनाइटेड मीन्स उनको मिला लिया, ठीक है, इनटू ए पावरफुल मिलिट्री फोर्स, जिससे कि पावरफुल मिलिट्री फोर्स बनी। एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, उसकी डेथ कब हुई थी, 1227 में। ही वाज द रूलर ऑफ एक्सटेंसिव टेरिटरीज। जब उसकी डेथ हुई चंगेज खान की, एक्सटेंसिव टेरिटरी यानी कि विस्तृत टेरिटरी, बहुत बड़ी टेरिटरीज का वो क्या था, रूलर था। यानी कि जब उसकी डेथ हुई चंगेज खान की 1227 में,
तो एक्सटेंसिव टेरिटरी का क्या था, रूलर था। हिज सक्सेसर क्रिएटेड वास्ट एम्पायर, जो उसके सक्सेसर थे, जो उसके अग्रज आए यानी कि जो उसकी संतानें जो आई, एक बहुत बड़ा एम्पायर उन्होंने खड़ा किया या बनाया, क्रिएट मतलब बनाया, वास्ट मतलब बहुत बड़ा। एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम इट इंक्लूडेड पार्ट ऑफ रशिया, ईस्टर्न यूरोप एंड आल्सो चाइना एंड मच ऑफ वेस्ट एशिया। यानी डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि डिफरेंट समय, यहाँ पे एक कहने का मतलब सीधे है कि डिफरेंट टाइम में इंक्लूड कर लिया पार्ट किसको, कुछ रशिया के कुछ पार्ट को, ईस्टर्न यूरोप के कुछ पार्ट को, और यहाँ तक कि चाइना के, और बहुत सबसे ज़्यादा जो किया था वेस्ट एशिया का। द मंगोल्स हैड वेल ऑर्गेनाइज मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। जो मंगोल थे ना, इतना सफल क्यों थे, क्योंकि उनकी एक वेल ऑर्गेनाइज मिलिट्री थी, बहुत अच्छे से उन्होंने व्यवस्थित किया था, ऑर्गेनाइज किया था उसको, मिलिट्री थी, और उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो था, यानी कि दोस्तों जो उनका प्रशासनिक जो व्यवस्था थी बहुत ही अच्छी थी। दीज वर बेस्ड ऑन द सपोर्ट ऑफ डिफरेंट एथनिक एंड रिलीजियस ग्रुप्स। ये जो है किस पे आधारित थी, ये डिफरेंट टाइप के डिफरेंट एथनिक और रिलीजियस ग्रुप पे के बेस्ड थी, सपोर्ट से बेस्ड, यानी कि विभिन्न जाति और धार्म, यहाँ पे रिलीजियस ग्रुप मतलब धार्मिक जो समूह थे उनके समर्थन पर आधारित थे। ठीक है, तो फाइनली दोस्तों हमने चैप्टर 7 ख़त्म कर लिया है। आई मैं आशा करता हूँ कि आपको भी समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं